हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में आप बताइए, जो गेट बीटी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 फरवरी को गेट बीटी का एग्ज़ाम है और अब से लगभग एक महीने से कुछ कम ही दिन रह गए हैं गेट बीटी का एग्ज़ाम होने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं 1 महीने में उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में बात करूं। तो आज ये वीडियो उसी चीज़ को डेडिकेटेड है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी जिससे आपकी तैयारी ज़रूर बूस्टअप हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए। एक और बात मैं बता दूं कि गेट बीटी के लिए या गेट 2023 के लिए जितने भी एडमिट कार्ड्स वगैरह थे वो सारे के सारे इस समय वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना तैयारी आखिरी महीने के अंदर अपना अप्रोच लेकर के चलना चाहिए, या किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आखिरी के 1 महीने के अंदर। सबसे पहला पॉइंट जो आपको भी पता है, लेकिन ये बात बार बार दोहरानी ज़रूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस बात को भूल जाते हैं और नई नई चीज़ें पढ़ने में लगे रहते हैं लास्ट मोमेंट तक। ये आखिरी का जो अंतिम महीना है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को डेडिकेटेड होना चाहिए। इसमें आपको नए टॉपिक्स पढ़ने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है, इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं टॉपिक्स को, तो आपको कोशिश करना चाहिए उनको रिवाइज करने की। नए टॉपिक्स को पढ़ने से बचिए, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उस टाइम को आप जब नए टॉपिक्स पढ़ने में लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुराने टॉपिक्स को आप उस टाइम को नहीं दे पाएंगे। पुराने टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ने में कमी करेंगे या उसको रिवाइज करने में कमी करेंगे, जो इस समय बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं या पूछते हैं कि प्रॉपर रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ते समय प्रॉपर अपने नोट्स बनाए होंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट्स से पढ़िए। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, उनके नोट्स के ऊपर रिलाय मत करिए, खुद के अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि वो ज़्यादा कंसाइज होंगे और आपके पेन से लिखे हुए हैं, आपके हाथ से लिखे हुए हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा समझ में आएंगे आपको और लास्ट मोमेंट में वही आपके काम आएंगे। लास्ट के 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर जब आप उसको पलटेंगे तो आपको एक साथ सारी की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। इसीलिए मैं फेवर करता हूँ, स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद से बनाइए और इन नोट्स के सहारे, अब जो नोट्स आपके पास हैं उन नोट्स के सहारे आप रिवाइज करिए और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, पाथफाइंडर की होगी या अरिहंत की होगी या जिस भी कंपनी की आप बुक परचेज कर रखे हैं गेट बीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चंस को वापस एक बार पलट करके देखिए। सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार उसको पलट करके अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसे करना था, वैसे करना था। और कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो क्वेश्चंस को मार्क कर देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरी आदत कम से कम यही है कि जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है या अलग तरीके का लगता है, मैं उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, और ताकि मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे जाकर के उसको वापस रिविजिट करूं और उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में दोहरा सकूं। तो आपने भी अगर कुछ ऐसा ही किया है तो उन क्वेश्चंस को वापस देखने का समय अब आ गया है। नेक्स्ट, बीपीई का बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है गेट के एग्ज़ाम में। पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो 25-26 क्वेश्चंस मार्क्स के क्वेश्चंस आराम से गेट के एग्ज़ाम में पूछ लिए जा रहे हैं वहाँ से। तो बीपीई में फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं। आप में से जितने लोगों ने मेरी बुक परचेज की होगी अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, तो आपको पता होगा कि 120 से ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं। मैंने उस बुक के लास्ट में सारे के सारे फॉर्मूलेज को एक साथ कंपाइल करके लिखा हुआ है। तो आप ये जानते होंगे कि फॉर्मूलेज की संख्या 100 से अधिक है, 120 से ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं और ये कहीं ना कहीं फॉर्मूलेज जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से ही पूछे जाते हैं। कोशिश करिए कि आप एक बार रिवाइज करने के बाद वो सारे फॉर्मूलेज चैप्टर वाइज अपने हाथ से लिख सकें, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान जब आप वो फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो आपको वो रिकॉल हो जाए, आपको वो याद हो जाए, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रह जाए। कहाँ पे म्यू लिखना था, कहाँ पे म्यू जी है, कहाँ पे म्यू आर है, क्या चीज़ है, तो वो बहुत कन्फ्यूजन होता है लास्ट मोमेंट पे। तो ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के फॉर्मूलेज को रिवाइज करिए बार बार।
और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। सेम गोज़ फॉर अगर आपने मैथ्स में टाइम दिया है तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लीजिए, या आपने आरडीटी को देखा है तो आरडीटी में कौन कौन से फॉर्मूलेज वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूलेज का मेरा कुल मिला के कहने का मतलब, मैंने बीपी सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि बीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है। सेम थिंग गोज़ फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। अब समय ये है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको टाइम बाउंड फैशन में सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब जितना भी टाइम आप डिसाइड कर रहे हो एक पेपर के लिए, आप उतना टाइम सेट करिए क्लॉक में और उसी हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी स्पीड कितनी है। हालांकि मैंने देखा है कि गेट के एग्जाम में स्पीड की प्रॉब्लम नहीं आती है, टाइम अधिक होता है और क्वेश्चंस की संख्या कम होती है। तो लेकिन फिर भी एक एब्सर्ड केस में या किसी भी एक केस में अगर आपको काम जो आपका काम अगर बचा हुआ है, यानी कि आपका क्वेश्चंस अगर बचे हुए हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि एक गिवन टाइम बाउंड फैशन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम बाउंड फैशन में सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये एक और चीज़ ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करने का सोचा हुआ होगा। मैंने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि टेस्ट सीरीज़ को आप लास्ट मोमेंट के लिए रखिए, यानी कि लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1.5 मंथ्स के लिए आप टेस्ट सीरीज़ का प्रोविजन रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये समय है, अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें तो आप ये समय टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं तभी रिकमेंड करूंगा टेस्ट सीरीज़ को जब आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट देने के बाद डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि यही समय है जब आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेशन की बात मैं अगली स्लाइड में करता हूँ। चलिए, अब इस स्लाइड में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये वो समय है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फोकस लूज़ करने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत पढ़ाई कर चुके हुए हैं वो, और अब उनके दिमाग में उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ जम्बल अप हो रहा है, सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स हो रही हैं और उनको ये लगने लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। बायोकेमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मॉलिकुलर भूल जाता हूँ, मॉलिकुलर पढ़ता हूँ तो आरडीटी भूल जाता हूँ, आरडीटी पढ़ता हूँ तो बायो प्रोसेस नहीं याद रहती। ये परेशानी सभी के साथ है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सभी मुझसे कॉल करके यही बताते हैं कि सर मुझे याद नहीं रह पा रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ। इस तरीके की चीज़ें सभी के साथ है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब आप प्रॉपर रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, आप वो डर तो लगना सामान्य सी बात है, डर तो सभी को लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से भूल रहे हैं, बस आप पैनिक कर रहे हैं। और पैनिक तभी जा सकता है जब आपने रिवाइज अच्छे ढंग से किया होगा। जितना अच्छा रिवीजन होगा, बेटा पढ़ा सबने है, पढ़ाई सबने की है, बस इस समय जो लास्ट मोमेंट पे जो मैटर करने वाला है वो है रिवीजन। जो जितनी बार अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को दोहरा ले जाएगा वो उतना अच्छा कर ले जाएगा। तो ये बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा कि रिवीजन जितनी बार आप कर सके, जितनी बार आपका टाइम बचा हुआ है उसमें मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि आप रिवाइज कर लें। फोकस्ड रहिए। ये समय आप बहुत सारे लोग आपके साथ आपको ऐसा बताने वाले होंगे कि यार इसको करने से क्या फ़ायदा, क्या हो जाएगा, गेट में सेलेक्ट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, फोकस रखिए। आपने 6 महीने साल भर से तैयारी की थी और यही समय है उस तैयारी को सबसे अच्छा फ़ायदा उठाने का। ठीक है, समय बर्बाद मत करिए। ये अक्सर मैंने देखा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे जा कर के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लीनियंट हो जाते हैं और जितनी भी उनकी तैयारी थी वो सब की सब बर्बाद हो जाती है। ये अंतिम समय है, इसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सेलरेटर पे पैर दबा दीजिए और पूरी जान लगा करके पढ़ाई करना शुरू करिए। जितने भी आप घंटे पहले पढ़ा करते थे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आप पढ़ा करते थे उसको और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जितना भी आप बढ़ा सकते हैं। अपने कॉलेज के टाइम से टाइम निकालिए, बाकी अपने दोस्तों यारों से टाइम निकालिए, मूवीज़ से टाइम निकालिए, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन सबसे दूरी बना लीजिए और अपने पढ़ाई के घंटे को ज़्यादा कर दीजिए जितना भी आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करते थे। तो थर्ड पॉइंट हो गया इंक्रीज योर स्टडिंग टाइम। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड पीपल। जैसे मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे इसको करने से क्या फ़ायदा है या कर लोगे तो क्या हो जाएगा। उसमें से बहुत सारों ने गेट का एग्ज़ाम भरा भी होगा और वो आपको ये इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस में इसका विपरीत भी होता है। स्टूडेंट्स या दोस्त चाहते हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, बट बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको आपके आसपास ज़रूर होंगे जो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप आगे अच्छा करें। तो इन सभी लोगों को गलत साबित करने का समय यही है और
इसी वजह से नेगेटिव लोगों से इस समय दूरी बना करके रखिए। अपने हार्ड वर्क और अपनी एबिलिटीज़ को डाउट मत करिए। जितनी भी मेहनत आपने करी है उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए। लास्ट मोमेंट तक समय आने वाला है, 11 तारीख आने वाली है, आपका जितनी भी मेहनत आपने की थी उस सब का फल आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव बने रहिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है पूरी स्लाइड के ऊपर, और इस लाइन को मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ। इसका वजह यह है, जब भी आपको लगे कि यार नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक बात ज़रूर कहता हूँ, वो दिन याद करिए जिस दिन आपने अपनी तैयारी शुरू की थी। वो दिन याद करिए, वो सपने याद करिए, वो समय याद करिए जिस समय आपने ये सोचा था कि मुझे गेट निकालना है, मुझे गेट क्वालिफाई करना है, मुझे गेट में अच्छी रैंक स्कोर करनी है, मुझे IIT जाना है या XYZ किसी भी कॉलेज मेरा एम है वहाँ जाने का। उस दिन को याद करिए और अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। आपको किसी टीचर की या किसी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दिन आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सोच करके इतना बड़ा स्टेप लिया होगा अपनी ज़िंदगी के 6 महीने, साल भर आपने इस एग्ज़ाम के पीछे दिए हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच करके दिए होंगे। तो अब आज के दिन क्या करना है, वही दिन याद करिए और आप अपने आप से खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कि मैं अगर आपकी जगह पे होता या मेरे जो बैचेस चल रहे हैं, मुझे कोई भी इसमें बुरी बात नहीं लगती कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं कि जो स्ट्रैटेजी मैं अपने बैचेस में फॉलो करने जा रहा हूं, कि अब आखिरी का जो अंतिम महीना है उसमें मैं अपने बैचेस में भी रिवीजन करवाने जा रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सब लोग जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी अपना रिवीजन शुरू कर दें। तो अगर मैं 1 महीने के अंदर अपना रिवीजन करवाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं किस तरीके से करवाऊंगा। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री को मैंने सोच रखा है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे आइडिया है, मैं उसको 2 से 3 दिन के अंदर आसानी से रिवाइज़ करवा सकता हूँ। मेटाबॉलिज्म के लिए मेरे लिए 1 दिन काफ़ी है। सेल बायोलॉजी के लिए 3 डेज़ मैंने सोचा हुआ है रिवीजन के लिए। मॉलिकुलर बायोलॉजी को मैं 2 डेज़ दूंगा, माइक्रोबायो 1 डे, इम्यूनो 2 डेज़, जेनेटिक्स 2 डेज़, RDT 2 to 3 डेज़, BP के लिए 3 दिन मस्ट है, प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2 दिन काफ़ी हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 1 दिन काफ़ी है। तो ये पूरा का पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर मैं इसको सबको जोड़ूँ तो 23 डेज़ के आसपास का मेरे पास समय है, जो कि काफ़ी है। अभी भी हमारे पास 1 महीने के आसपास का समय है, और मैं 23 डेज़ के अंदर मैंने ये प्लान किया है कि मुझे इस तरीके से रिविज़न लेकर के चलना है। अब डिपेंडिंग अपॉन यू, आपको अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं समझ में आता, आपको बायोकेमिस्ट्री ठीक से समझ में आता है, तो आप वहाँ से टाइम काट करके इधर ऐड ऑन कर सकते हैं। या जेनेटिक्स में आपको लगता है कि 1 दिन में हो जाएगा, तो आप वहाँ से टाइम काट करके किसी और सब्जेक्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि भाई इसमें से मैं 2 या 2 सब्जेक्ट लेकर के एक साथ चल सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। अब जैसे कि मेटाबॉलिज्म 1 दिन के अंदर हो सकता है, तो हम कोई भी एक 2-3 छोटे टॉपिक को एक साथ क्लब कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, या आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है जैसा आप सोचते हैं। ठीक, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये तो सारी बातें हो गई। आपको पता है कि हम लोगों ने अपना एक क्रैश कोर्स चलाया था, पिछले 1 महीने से वो क्रैश कोर्स चल रहा है, और 1 आध दिन में वो ख़त्म भी होने वाला है। लेकिन क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उनको पेड बेसिस के ऊपर अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं, आप रिवाइज़ करना एक बार चाहते हैं अच्छे ढंग से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स की जानकारी हमसे ले सकते हैं। या अगर आप में से बहुत सारे लोगों को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अभी भी दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप, एक बुक है, हम लोगों ने मैंने एक बुक लिखी थी, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उस बुक में, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, फॉर्मूलेज वगैरह के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था, उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। आप चाहे तो उसको भी परचेज़ कर सकते हैं।
उसकी कॉस्ट जो है वो ₹215 है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं सेम गिवन नंबर पे। और अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के वीडियोस, क्योंकि उसका भी एक बैच ऑलरेडी रन हो चुका है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस नंबर से मिल सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जान लगा करके पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।